अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाला पंजवानी। हम एक्सरसाइज 11.2 लास्ट लेक्चर हमने पढ़ी थी। आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। लास्ट के कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस रह गए, इसको वाइंड अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये वही फॉर्मूले हैं जो हमने लास्ट पढ़े थे, साइन लॉ, कॉस लॉ, टेंजेंट और ये हाफ एंगल फॉर्मूले। इनकी ही मदद से हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया और आगे जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी इन्हीं फॉर्मूलों से सॉल्व होंगे, लॉस के फॉर्मूलों से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55। तो इसे बेसिकली हम पैरेललोग्राम बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। आपने इन क्वेश्चन में डायग्राम कंपलसरी है, वरना आपके नंबर कट डाउन हो जाएंगे और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी, अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप नहीं, गलत कर देंगे। इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो लार्जेस्ट साइड ये 55 हो गई, और पैरेललोग्राम की ये बिल्कुल पैरेलल साइड जो होती है वो बराबर होती है, तो ये भी 55 हो जाएगी। ठीक है जी, पहले तो ये हो गया। वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मेक्स एन एंगल ऑफ 30 एंड 50 विद पेयर एडजेसेंट साइड। मतलब पेयर एडजेसेंट साइड मतलब आमने सामने, वो एक डायगोनल है। वन डायगोनल पैरेललोग्राम, वन डायगोनल मतलब यहाँ पर किसी को भी डायगोनल ले सकते हो, तो मैं इसको डायगोनल बना देता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैंने यहाँ डायगोनल बना दिया मैंने। और डायगोनल में क्या हो रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर 30 एंड 50 विथ पेयर एडजेसेंट साइड। तो ये आमने सामने अपने एंगल बना रहे हैं। एक 30 डिग्री है और एक हमारे पास 50 डिग्री है। ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब मुझे ये डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल है, हाफ। ठीक है, इसको हमने ए का नाम दे दिया, ये बी हो गया मेरा और ये सी हो गया। सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, ये आपके पास बी हो गया तो उसकी वैल्यू 55 सेंटीमीटर हो गई। ये आपका ए के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा कहलाता है, बी के साथ जो होता है वो बीटा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल की डायग्राम बन गई। आपने सी फाइंड आउट करना है, तो डेटा देख लेते हैं। तो हमारे पास बी 55 सेंटीमीटर हो गया, अल्फा 30, बीटा 50 और सी हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली सबसे पहले मैंने थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया। थर्ड एंगल निकल गया गामा, जो 100 है, क्योंकि अल्फा बीटा मुझे गिवे थे 30 और 50। उन दोनों को ऐड किया, वहां जाके मैंने माइनस करा 180 से, तो आ गया 100। फिर मैंने साइन का फॉर्मूला अप्लाई करा है। अच्छा, ये डायग्राम मुझे हटानी पड़ेगी, तो आप प्लीज इसको एक बार बना ले एक जगह पर, ताकि फिर इसको आगे सॉल्व कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, डायगोनल बना दिया। अच्छा, हम आगे निकल गए शायद। हाँ जी, ये क्वेश्चन था। अच्छा जी, तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम आप लोग जरूर बना लें। और हमने एंगल निकाला गामा 100। अब इस डायग्राम को रब कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, फिर बेसिकली हमने क्या किया, साइन लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या क्या चीजें अवेलेबल थी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, साइन लॉ में तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं, तो किसी भी दो साइड्स को बराबर रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। बी अवेलेबल था मेरे पास, बीटा भी अवेलेबल था, सी निकालना था और गामा मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। क्योंकि सी के साथ गामा होता है तो मैंने फॉर्मूला बराबर लिया, बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। बी की वैल्यू 55, बीटा 50, इसी तरह गामा 100। ये पूरी साइन की वैल्यू डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये मैंने उसके साथ लिख दिया। साइन 50 अपनी जगह पे रहा और यहाँ पर सी अकेला हो गया, और बेसिकली उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये सिंपली आप कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे, 55 को मल्टीप्लाई कराएंगे साइन 100 से, डिवाइड कर देंगे साइन 50 से, तो आपका आंसर एट द एंड आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपसे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो भी बनाऊं। थोड़े बेसिक मेथड्स तरीके आपको आने चाहिए साइंटिफिक, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द एक कैलकुलेटर से रिलेटेड भी वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू होगी 70.7 सेंटीमीटर आएगा यूनिट यहाँ पर। ठीक है, एक तो यूनिट सेंटीमीटर आएगा, दूसरा आपने हमेशा रिजल्ट लिखना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा इंग्लिश की फॉर्म में, अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आपने आंसर भी इंग्लिश की फॉर्म में लेना है। आप हेडिंग डालेंगे रिजल्ट की और उसके नीचे लेंगे द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 70.7 सेंटीमीटर। यूनिट भी जरूरी है और रिजल्ट भी जरूरी है, दोनों चीज जरूर लिखेगा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अच्छा, द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 एंड 35 लॉन्ग, वन ऑफ इट्स एंगल इज 36, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्डिंग, डायगोनल्स मतलब दोनों डायगोनल फाइंड आउट करने हैं आपने। तो ये वर्डिंग का सारा गेम है यहाँ पर, तो दोनों डायगोनल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इसकी सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो काफी काफी आसान हो जाएगा। अच्छा जी।
थोड़ी ऊपर की साइड बना रहा हूँ ताकि बार बार मिटाना ना पड़े मैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन नीचे की साइड पे हुआ होता है। अच्छा जी। सही तरीके से बना नहीं है, इसको वापस बना लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा एक डायगोनल बन गया जिसकी साइड 25 35, ऑब्वियसली बता लार्जेस्ट साइड ये होती तो ये 35 हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड 25 है तो ये भी 25, क्योंकि ये आपस में बराबर होती है साइड, ये भी 25 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है वन ऑफ इट्स एंगल इज 36, मतलब कोई एक एंगल है 36 है, तो हम कह देते हैं ये 36 है, ठीक है। ये 36 हो गया। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कहा गया था डायगनल है, ओ सॉरी हाँ डायगनल वैल्यू, उसके अंदर एंगल बन रहा है 30 और 50 जो आपस में एडजेसेंट है, ठीक है। यहाँ पर वो सिर्फ ये कह रहा है वन ऑफ इट्स एंगल इज 36, मतलब जो आपका पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड पूरी 36 एंगल है, ठीक है। तो अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर समझाने की, वो ये है कि आपने निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल्स। तो जब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा डायगनल निकालने के लिए, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये एंगल जो था, ये बड़ी गौर से सुनेगा, ये एंगल था 36 जो हमें सवाल में गिवन था। जैसे ही मैंने डायगोनल के लिए लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल हाफ हो गया, ये एंगल टूट जाएगा दो हिस्सों में, तो ये बन जाएगी वैल्यू इसकी यहाँ पर 18, ये 36 नहीं रहेगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर उसमें कहा गया था जो डायगोनल डायगोनल जो हमें डायगोनल आपको गिवन है उसकी वैल्यू आपको 30 और 50 एंगल गिवन है, जिसकी वजह से वहां पे एंगल ब्रेक नहीं हो, क्योंकि वो बता रहे थे कि डायगोनल के कहीं भी एक डायगोनल बनाया उसके एंगल है 30 और 50, इसीलिए वहां पर कोई ब्रेक नहीं हुआ एंगल। यहाँ पर उसने सिर्फ ये कहा है कि एक एंगल है 36, मतलब आपका डायगोनल में कहीं भी एक जगह पे एक एंगल है 36, ठीक है। और जब हम डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए डायगोनल की लाइन बनाएंगे तो वो एंगल ब्रेक हो जाएगा, एंगल ब्रेक होके बन गया 18। अब एडजेसेंट एंगल इसका सामने वाला ये है तो ये भी 18 होगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, तो ये भी 18 हो गया हमारे पास, के सामने वाला बिल्कुल साइड वाले 18 हो गया। तो इसको हमने कह दिया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया सी, ठीक है। तो ये 35 है, ठीक है। इसको सही तरीके से कर, अच्छा जी 35, ठीक है। तो बी ये हो गया, बी कैपिटल बी के सामने ये हो गया, कैपिटल ए के सामने ये हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 25, बी की वैल्यू हो 35, और सी आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह आपका अल्फा हो गया 18 और बीटा हो गया 18, गामा आपको नहीं पता। तो आगे मूव करते हैं हम सवाल पे। तो ये हमारे पास डेटा है, ए पता है, बी पता है, गामा 18 है और बीटा भी 18 है क्योंकि उसके सामने है, और सी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले मैंने एंगल निकाला अल्फा और बीटा, आप देखिए मैंने 18 18 रखा है क्योंकि ये एंगल ब्रेक हो गया, 36 डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है तो 18 आएगा, और इसके सामने वाले साइड बीटा है तो वो भी 18 होगा। तो हमने 18 प्लस 18 किया 36, 36 को इक्वल टू के वहां जाके माइनस कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 144 एंगल, ये गलत लिखा हुआ है 100, ठीक है। तो एंगल गामा जो मेरे पास आएगा 144, तो गामा भी हमने निकाल लिया 144, ठीक है। अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हमारे पास तीनों एंगल हैं और दो साइड हैं, तो सिंपली मैंने क्या किया, सी स्क्वायर मतलब कॉस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा, ठीक है। इसीलिए मैंने गामा निकाला। ए 25 था, बी मेरे पास 35 और सी मुझे फाइंड आउट करना है। ए और बी यहाँ पुट कर दिया और यहाँ गामा की वैल्यू 144 मैं ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुका हूँ। सिंपल, पूरी चीज को आपने कैलकुलेटर में पुट करके निकालना है, एक एक स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास वैल्यू हो गया 3265.75। यहाँ बेसिकली सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो हम रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ गई 57.14। तो ये आपके पास एक डायगोनल की वैल्यू आई है। उसने क्या किया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट डायगोनल्स, तो इसका मतलब दूसरा जो डायगोनल बन रहा है उसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो आपने सबसे पहले ये समझ लें, सवाल को आपने ये डायग्राम बनाई, आपने सॉल्यूशन किया, जब आप दूसरा डायगोनल बनाने जब दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे तो इस डायग्राम को वापस बनाएंगे, थोड़ा लंबा पार्ट है लेकिन आसान है बहुत। तो मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ, मैं वापस डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन अब जो डायग्राम बना रहा हूँ वो डायगोनल नंबर 2 की है, ठीक है। सब चीजें वैसी ही रहेंगी, ठीक है, गौर से देखिएगा। ये हमारे पास 35 था, 35 ही रहेगा, ये 25, 35, 35 और ये हमारे पास 25, ठीक है। ये डायगोनल मैंने ब्रेक कर दिया, ये वाला डायगोनल, ठीक है।
एक मैंने एंगल को 36 कहा था, इसको 36 ही रहने दिया। और ये वाला एंगल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो है 144। ठीक है, 144 है। तो 144 का बेसिकली एंगल यहाँ भी कट रहा है, टूट रहा है। तो 144 का हाफ होता है हमारे पास 72, तो ये बन जाएगा 72। ठीक है। ये बन गया हमारे पास 72। अब आपने कोई भी अपने हिसाब से ए बी सी दे दिया। ठीक है, अब आपने ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, वो डिपेंड करता है आपने ए बी सी किसको दिया है। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डायगोनल बन गई। तो बेसिकली हमने ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाले डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली डिपेंड करता है कि निकालना क्या है, वो आपकी प्लॉटिंग के ऊपर है। क्योंकि कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे स्मॉल ए निकालना है। अगर आप यहाँ नाम दे देते बी, तो कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी निकालना होता। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट हमें 11.1 में 11.2 के स्टार्टिंग सवाल में पढ़ा है। तो अगर आपने शुरू से वीडियोस देखी हुई इस लेक्चर चैप्टर की, तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं, बड़ी आसान है। बाकी प्रैक्टिस, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एट द एंड बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, और आप इसको कोप अप नहीं कर पाएंगे चीजों को। एट द एंड इंटर के अंदर मैथ्स आप नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो ये डेटा है अल्फा हमारे पास। बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अल्फा जो है हमारे पास 18 नहीं होगा, 36 होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। क्योंकि अल्फा की वैल्यू बेसिकली ए के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, और ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये एसिडिव है। तो अल्फा 36 है, बीटा 72, सी 35 हो गया हमारे पास, बी 25। ए फाइंड आउट करना है। तो ए निकालने के लिए सिंपल फिर हमने कॉस लॉ का इस्तेमाल किया, और हमने फॉर्मूला लगाया। ए निकालना है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया, और सिंपल कैलकुलेटर में इसको सॉल्व किया, तो वैल्यू 434.22। जब मैंने इस पे रूट ऑन बोथ साइड किया, तो ए की वैल्यू आ गई 20.83। तो जब आप पहला डायग्राम निकालेंगे, तो फर्स्ट उसकी डायग्राम बनाएंगे, और उसका डेटा बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, और वो फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में आप फिर एक और बार डायग्राम बनाएंगे, अकॉर्डिंगली आप डेटा उसको प्लॉट करेंगे और डेटा बनाएंगे, और उसमें फॉर्मूला डाल के आपने वैल्यूज निकालनी। तो सिंपली, अगर बार बार मैं ये चीज रिपीट करता हूँ कि सारा गेम डायग्राम का है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है डायग्राम का, तो आपके लिए ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है डायग्राम का, 11.1 आपने सही तरीके से नहीं पढ़ी हुई, आपको बेसिक नहीं आती, तो ये चीजें आपको सवाल आ ही नहीं सकते। वर्ड्स प्रॉब्लम में सिर्फ डायग्राम का गेम है। डायग्राम आपने बना ली, आपने प्लॉटिंग सही कर ली, फिर सिर्फ फॉर्मूला याद होने की देर है, और फिर तो सिंपल कैलकुलेटिंग चीजें कैलकुलेटर पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो आई होप क्लियर होंगी ये चीजें आपको। हाँ, आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, मैंने इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं किया हुआ। टू हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो हाइकर उन्होंने एक सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। वन वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। मतलब एक जो है वो 9 किलोमीटर मूव करा ईस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो पता ही होगा आप लोगों को। द अदर वन 10 किलोमीटर वॉक 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। मतलब एक ने ईस्ट की तरफ मूव हुआ, और एक नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में से एक बंदा दूसरा मूव हुआ। दो हाइकर थे, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। एक 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, दूसरा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 55 का। हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक। मतलब ये जब इनकी वॉक खत्म होगी, तो ये आपस में एक दूसरे से कितने दूर होंगे। तो बेसिकली मुझे ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एक हाइकर था जो जा रहा था नॉर्थ ईस्ट, और ये एक ईस्ट था। ठीक है, एक 10 किलोमीटर चला, एक 9 किलोमीटर चला। अब ये दोनों आपस में कितने दूर है ये बताना है। तो ये बन गई डायग्राम। अब आप ए बी सी लिख दे, सिंपल, बहुत आसान हो गया। ये सी के स्मॉल सी हो गया ये हमारे पास, ये स्मॉल बी हो गया, ये अल्फा हो गया, और ए मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस डायग्राम की गेम थी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इंग्लिश की वर्डिंग पकड़ के अगर मैं डायग्राम बना दी, तो आपका काम आसान है। अब तो सिंपल आप फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, ए निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला में लगा सकता हूँ ए स्क्वायर। इसमें डेटा नहीं बना रहा, डेटा आप बना सकते हैं इसमें। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस एल्फा। ठीक है, क्योंकि इसमें बी भी पता है मुझे, जो है 9, सी भी पता है 10 किलोमीटर, इसी तरह एल्फा मुझे 55 गिवन है।
तो यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू मेरे पास 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2, 9, 10, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे और इसी तरीके से cos 55। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेटर में प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहा हूँ। 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 10 cos 55। तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है ए स्क्वायर की वो आ रही है 77.7। ठीक है जी, ये मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। 75 कर देते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 75, 77.75। और रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास आ गया 8.81 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में आपको दोस्त तो 8.81 किलोमीटर, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। आपने सिंपल लिखना है दे आर 8.8 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट द एंड ऑफ देयर वॉक। तो ये आपका एट द एंड आंसर होगा। रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। आई होप क्लियर होगा। बहुत आसान सवाल था, डायग्राम और सवाल समझने की जरूरत थी। अगर वो चीज हो गई तो बाकी चीजें आसान है। तो मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट द सेम पॉइंट। बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता थोड़ा सवाल है। टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम time fly in the direction that makes an angle 127 with each their speed are 525 kilometer upon hour. How far they are apart at the end 2 hour of flying time? थोड़ी सी फिजिक्स के फॉर्मूले इसमें लगेंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं कौन सा। पहले तो हम दो प्लेन उड़े हैं जो एंगल बना रहे हैं 127 का। सही है, एक ही पॉइंट से उड़े हैं, उनका एंगल बन रहा है 127 विद दे स्पीड आर 525 किलोमीटर आवर। उनकी स्पीड जो थी वो किलोमीटर अपॉन आवर थी और दोनों की सेम थी। ठीक है, तो ये इनकी स्पीड थी। अब मसला कि किलोमीटर अपॉन आवर यूनिट गिवन है, इंपॉर्टेंट बात। हाउ फार दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर ऑफ फ्लाइट। मतलब वही सवाल है, हाउ फार कितने दूर होंगे आपस में ये लोग, लेकिन इसके अंदर पूछ रहा है 2 घंटे के बाद। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये आपका फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या कह रहा है, किलोमीटर अपॉन आवर। तो स्पीड इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपकी है 525 इक्वल टू डिस्टेंस निकालना है कितना, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना कवर किया है, तभी हम बता सकते हैं कि दोनों आपस में कितने दूर हैं, कितने डिस्टेंस के दूरी पर हैं ये आपस में। जब भी ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, और ये बेसिकली टाइम आपको दे दिया गया, इसकी ये वजह है। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने टाइम की जगह। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 525 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1050। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया 1050। तो डेटा के अंदर मैं इसको रिमूव कर दूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। ठीक है जी, तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। सिर्फ एक चीज थोड़ी डिफरेंट थी इसके अंदर, बाकी वही सवाल है। आपने सिंपल इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी। ये आपका हो गया 20, ये आपका स्मॉल सी और ये आपका स्मॉल ए। आपने वही फॉर्मूला लगाना है जो पीछे मैंने अप्लाई किया। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा। सिंपल वही फॉर्मूला। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, बी की जगह मैं पुट करूंगा 1050 और सी की जगह भी वही वैल्यू 1050 का होल स्क्वायर माइनस 2, 1050, 1050 एंड कॉस मेरे पास है 127।
तो वैल्यू मेरे पास आ रही है 3532,002। ठीक है, इसका हम रूट निकाल लेंगे। तो रूट निकलेगा हमारे पास तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है, बेसिकली हमारे पास आ गया 353। एक मिनट में इसको वापस इरेज कर प्रॉपर लिख देता हूँ। तो अभी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेटर में आई है 3532,002.12। अब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया, ए क्या, ए का आंसर आ गया 1879.36। तो ये हमारे पास आ गया। एट दी इसमें लिखेंगे हाउ फार दे आर फार अपार्ट एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ 1879.36। तो ये आपका एट द एंड आंसर आ गया। इसके अंदर सिर्फ एक चीज चेंज थी कि आपको बेसिकली आवर गिवन थे और आपको जो गिवन था किलोमीटर अपॉन आवर गिवन था, स्पीड गिवन थी, हमें डिस्टेंस निकालना था। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर इसका स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें 2 आवर्स गिवन था, स्पीड हमें 525 गिवन थी, दोनों की सेम थी। तो हमने 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई कराया तो आ गया 1050। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। फिर हमने सिंपल प्लॉटिंग की इसके अंदर, और हमें ए फाइंड आउट करना था। हमने सिंपल वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1879.36। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है 11.3 है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत छोटी सी है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 11.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।